हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डॉक्टर केसी सिन्हा का सलूशन, 10th क्लास का मैथ का सलूशन। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक्सरसाइज 1.2 तक मैंने सारा क्वेश्चन का सोल्व कर कर मैंने अपलोड कर चुका हूँ वीडियो को। आप चाहे तो ठीक है ना, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप चलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सलूशन करते हैं कि किस प्रकार का सलूशन होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। कुछ दिया रहेगा उसको, और किस तरह से किया जाता है बस आपको ध्यान से देखना है। आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको ये 2 नंबर नहीं छूटे एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना। हाँ, अगर उससे पहले मेरे YouTube चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला में आपका क्या कहता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलते हैं, तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए, चलिए ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर ही। ठीक है ना, ये कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ही, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिख के लिखिएगा। जब कहेगा √2 एक अपरिमेय संख्या तो इसको लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। इसको याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, लिखिएगा यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर लिखिएगा तब, लिखिएगा फिर क्या, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, क्या लिखिएगा, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, तब लिखिएगा तब परिमेय संख्या के परिभाषा से हम लिख सकते हैं, परिभाषा से हम लिख सकते हैं। तो परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं जी, तो अगर आपने, ठीक है ना, अगर आपने √2 को जबरदस्ती क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो √2 को हम लिख सकते हैं उसके परिमेय संख्या के परिभाषा से कि √2 जो होगा वो P/Q के बराबर होगा। वो लिख सकते हैं, अगर √2 P परिमेय संख्या है तब, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर में P/Q। फिर यहाँ पर लिखिएगा जहाँ जहाँ, ठीक है ना, P तथा Q, ठीक है ना, क्या है, 2 पूर्णांक है, 2 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, तथा सा अभाज्य है, तथा सा क्या है, अभाज्य। सा अभाज्य संख्या किसे कहते पता है? सा अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था भी, अब अगर आपको पता होगा तब। ठीक है ना, और इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि Q0 = 0। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखना जरूरी होता है कि जहाँ P तथा Q 2 पूर्णांक है, तथा सा अभाज्य संख्या, सा अभाज्य संख्या उन 2 अभाज्य संख्या को नहीं बल्कि 2 ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जा सकता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो एक दूसरे से नहीं कटता हो। जैसे हम देखिए, ये 9 है, ये 18 है, तो ये दोनों जो है ना वो सा अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 से ये कटेगा तो ये भी 9 से कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से ये कटेगा तो 3 से ये भी कट जा रहा था। इस कंडीशन में इसे बोलेंगे सा भाज्य, ये सा भाज्य संख्या है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए, आप ये 16 यहाँ पर लिया, यहाँ पर 25 लिया था, इसको ध्यान से देखिए। तो ये 4 से कटेगा, बट ये 4 से नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा, पर ये 5 से नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों संख्या को कहा जाता है सा अभाज्य संख्या। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और सा अभाज्य संख्या को काटने वाला सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, एक, जो दोनों को काट सकता है, समझे। यानी कि इसी प्रकार से P और Q 2 ऐसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ दोनों को एक ही काट सकता है, यानी कि सा अभाज्य संख्या, और दोनों कैसा, पूर्णांक है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि P तथा Q का, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, P तथा Q का, ठीक है ना, एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। मतलब 1 काटेगा तो 1 ही ना होगा जी। एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा, समझे। एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ये आपको मान कर चलना पड़ेगा यहाँ पर ही। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे इसको, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, √2, यहाँ पर हो जाएगा आपका Q बराबर P, बोलो होगा। फिर यहाँ पर आपको लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखिएगा, दोनों तरफ क्या किए, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब वर्ग करिएगा आप, तो वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा बताइए। तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो इसीलिए आपको मिलेगा
2q का स्क्वायर और इधर करिएगा तो p का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। और इस हिसाब से √2 को स्क्वायर करिएगा तो 2 और q का स्क्वायर करिएगा तो q स्क्वायर और इस तरह से अब सबका होगा p स्क्वायर होगा। बोलो इतना होगा। बोलो समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये लिखना पड़ता है जी, आपको ये लिखना पड़ता है यहाँ पर ही कि जो क्या होगा यहाँ पर ही जो मेरा जो 2 होगा वो p स्क्वायर को विभाजित करता है। आपको बस यहाँ पर ये लिखना जरूरत रहता है, ठीक है। अब क्यों विभाजित करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो 2 जो होगा कौन 2 वो कॉमा p स्क्वायर को विभाजित करेगा। p स्क्वायर को क्या करेगा विभाजित, p स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, ठीक है। p स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या लिखेंगे विभाजित करता है मतलब काट देगा। क्यों काट देगा क्योंकि दोनों के दोनों ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, तो इसको जब इधर डिवाइड करिएगा ना तो काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है 2 जो p स्क्वायर को विभाजित करता है और आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो 2 जो होगा वो p को भी विभाजित करेगा जब p स्क्वायर को करेगा था, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको p को भी क्या करता है विभाजित करता है। आपको ये सब याद रखने की जरूरत है तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्या करता है विभाजित करता है। बोलिए अब इतना करने के बाद आपको ये समझना होगा इसको पुनः थोड़ा सा एक चीज और किया जाता है क्या कि पुनः माना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना की, क्या लिखेंगे पुनः माना की, पुनः माना कि जो ये p मान लो p कॉमा 2 है ना तो पुनः मान लो p बराबर, तो पुनः माना कि p बराबर क्या बराबर लिखेंगे p बराबर मान लो 5 सॉरी p बराबर कितना p कॉमा 2 है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए माना कि p बराबर 2k जो यहाँ पर आएगा निचला वाला में माना कि p बराबर 2k जहाँ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जहाँ k एक क्या है पूर्णांक है, जहाँ p k क्या है पूर्णांक है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करिएगा। लिखिएगा कि दोनों तरफ क्या लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4k स्क्वायर। बोलो होगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा आप तो यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू कितना है जी बताइए, तो है कि नहीं कितना कितना बताइए। तो p स्क्वायर की वैल्यू आपका है 2q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। बोलो होगा। तो इस तरह से इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, किस क्या आ जाएगा तो इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा 2k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बताइए q स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जैसे देख रहे थे कि 2q स्क्वायर p स्क्वायर था, ठीक है। तो 2 जो था वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, क्लियर। तो 2 है जो p को विभाजित कर रहा था तो उस कंडीशन में यहाँ पर लिखिएगा भी जो 2 जो होगा वो q स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि 2 जो होगा कॉमा वो p स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, उसी के जैसा है विभाजित करता है, क्लियर। तथा ये भी आपको लिखना पड़ेगा जो 2 जो है वो p को नहीं सॉरी q नहीं, यहाँ पर ये गलती से लिख दे q होगा q, यहाँ पर भी आपको q होगा q नहीं, यहाँ पर q को भी क्या करता है q को विभाजित करता है, q को क्या करता है विभाजित करता है। दोनों को लिखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा आपको समीकरण 1 और यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए कि जो यहाँ जो 2 जो है वो p को विभाजित कर रहा है और 2 जो है q को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन मेरा मानना क्या था कि जो p और q को जो विभाजित करेगा यानी कि काटेगा वो सिर्फ एक काट सकता है, बट यहाँ तो 2 काट रहा है ना। 2 जो है वो p को विभाजित कर दे रहा है और 2 जो है q को विभाजित कर दे रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या में सिर्फ एक ही जो है वो दोनों को विभाजित कर सकता है, 2 संख्या को साभाज्य में। बट यहाँ पर हम 1 और 2 को ध्यान से देख रहे हैं, ये 2 p को काट दे रहा है और 2 q को काट दे रहा है, यानी कि p और q का p और तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 में रहा है। लेकिन हमारा मानना था कि 1 होगा ना, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका हो जाएगा हमारा मानना गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होता, सपोज दैट अगर ये परिमेय संख्या होता तो p और q के एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता, समझे। बट ये अपरिमेय संख्या होने की वजह से ही p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया, अतः ये अपरिमेय संख्या इसीलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए यहाँ से साबित भी हो जाता है। तो बस यहाँ सबको कुछ लिखना पड़ता है थोड़ा सा कि समीकरण 1 तथा
समीकरण 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह निष्कर्ष, ठीक है ना, यह निष्कर्ष निकलता है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि P तथा Q का, ठीक है ना, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है ना, जो कि हमारा मान्यता, जो कि हमारा मान्यता है कि P तथा Q का, P तथा Q का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड, एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है ना, एक के अलावे कोई अन्य नहीं है, कोई अन्य नहीं है। बट यहाँ पर है, बट यहाँ पर क्या है ना, हमारा मानना था कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। बट यहाँ P और Q का दूसरा 2 है। लेकिन मतलब क्या है कि विरोधाभासी है ना, एक दूसरे को विरोध नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे के विरोधाभासी है। क्या लिखेंगे? के विरोधाभासी है। समझे? कि विरोधाभासी है लिखेंगे। यानी कि हमारा यहाँ पर मानना क्या हो गया? गलत हो गया। अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जो माने थे हम लोग कि एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। अतः हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या गलत है। क्या है? गलत है मानना ना, इसलिए लिखेंगे √2 एक क्या है? √2 एक, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, आपको दिखाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे √2 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा जी? अपरिमेय संख्या है। ठीक है? क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह सबको प्रूव करिएगा तब पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है? तो किस तरह से मैंने किया हूँ एक बार आपको फिर से समझ जाना है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है जी? और आपका दूसरा का क्वेश्चन क्या है? देखिए आपको इसमें दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है इसमें कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के जैसा है। तो इसको बना के कमेंट करो कि सर मैंने समझ गया, मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है? इसको बनाने के बाद कमेंट्स जरूर करना। एकदम सेम टू सेम इसी जैसा बनेगा। जहाँ 2 था ना, वहाँ बस 3 और 3 लिखा जाएगा। जैसे वहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 3 ना आया, 2 ना आया था, तो बट यहाँ 3 आवेगा। लेकिन हमारा मान्यता होगा 1, तो ये भी उसी जैसा हो जाएगा। बट अब बात करते हैं तीसरा की। यहाँ पर थोड़ा बट्टा में, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है? यानी कि इसको भी देख लेते हैं। 3 का चलो देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है? और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे उसी तरह से यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या, एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। उसी जैसा बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें गुना करना पड़ेगा, तिरछा तिरछी। एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, तब परिमेय संख्या के, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से हम लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? बराबर में P/Q। तो इसीलिए यहाँ पर आप लिखिएगा 1/√5 = P/Q। अब यहाँ पर जहाँ करके लिख दीजिएगा थोड़ा सा कि जहाँ जो P और Q है 2 पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? 2 पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? 2 पूर्णांक है। ठीक है ना? तथा साथ में क्या लिखिएगा? सअभाज्य है। सअभाज्य कहने का मतलब है कि दोनों को कोई भी, ठीक है ना, संख्या नहीं काट सकता है। मतलब काट सकता है तो एक ही काट सकता है, यानी कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा। समझे? और Q नॉट इक्वल टू 0 भी लिखिएगा। और लिखिएगा यानी तथा करके कि P तथा
क्यू का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, यानी एक होगा। एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। सभाज्य मतलब एक ही को काटेगा, एक ही काट सकता है उसको, ठीक है। और हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो काट देंगे, परिमेय है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। इतना आपको कुछ लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है ना, ताकि आगे जाके सिद्ध करने में समझ होता है मानते समय। क्लियर हुआ। अब क्या लिखिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, √5p बोलो आएगा। और इसको इधर में गुना किया तो क्यू हो जाएगा, हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखिएगा, दोनों तरफ या दोनों ओर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब वर्ग करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा √5 का करिएगा तो 5 और p का तो p² बराबर में q² हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, 5p² बराबर q²। तो अब यहाँ पर लिखिएगा जो 5 जो है वो q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो 5 जो होगा वो क्या करेगा, हमारा q² को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर अब लिखिएगा, लिखिएगा कि जो 5 जो है वो आपका q² को क्या करता है, विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है। उसके बाद लिखना पड़ेगा तथा ये भी लिखना पड़ेगा जो 5 जो है वो q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करता है या करेगा, ठीक है। जब q² को कर रहा है तो q को भी करेगा, q को भी करता है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। जब 5, q हो गए तो यहाँ पर पुनः मान लेते हैं फिर से। तो पुनः माना कि ठीक है ना, आपका q बराबर कितना बड़ा मान लेंगे, q बराबर 5k, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना, जितना रहेगा उतना, 2 रहेगा तो 2k, 3 रहेगा तो 3k। और k के बारे में लिख देंगे कि जहाँ आपका जो k है, k एक क्या है आपका, पूर्णांक है। बस आपको ये लिख देने की ज़रूरत है, क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो q को लिखिएगा क्या, q², और 5 को लिखिएगा 5 का स्क्वायर 25, और k को लिखिएगा k²। लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर आपको ये समझने की बात है कि q² बराबर कितना हो जाएगा, 25k²। और अभी हमको बताएं हैं कि जो q² किसके बराबर, देखिए तो जरा यहाँ पर ध्यान से, मैंने यहाँ पर अभी बताया था ना जी। देखिए यहाँ पर आपको देखिए q² बराबर कितना आया, 5p²। तो इसका वैल्यू में आप पुट कर दीजिए q² की जगह। तो हम q² की जगह कितना रख सकते हैं, 5p² रख सकते हैं। बोलो रख सकते हैं कि नहीं। तो देखो मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पर q² की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 5p², उधर से पीछे से देख कर अभी बताया ना। और यहाँ पर हो जाएगा 25k²। तो 5 से काट दीजिएगा 5 बार में। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 5k² बराबर, 5k² बराबर कितना आ जाएगा, p²। अब देखिए उसी के जैसा हो गया कि नहीं। तब 5p² को विभाजित करता है, तो इसीलिए लिख दीजिएगा आप, क्या लिखिएगा, 5 जो है वो p² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, p² को विभाजित करेगा, यानी कि विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। फिर इसी प्रकार से लिखिएगा तथा जो 5 जो होगा वो p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी कि 5 जो होगा वो p को भी विभाजित करता है। ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए कि q को 5 काट रहा है, यानी 5 जो q को काट दे रहा है, और 5 है p को भी काट दे रहा है, यानी कि q और 5 को काटने वाला कौन, सॉरी q और p को काटने वाला 5 है। लेकिन हमारा मानना था कि p तथा q को काटने वाला एक ही हो सकता है, यानी कि हमारा मानना गलत हो गया ना। अगर परिमेय संख्या होता तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता, मतलब p और q को काटने वाला सिर्फ 1 होता। बट हम लोग जबरदस्ती इसको परिमेय संख्या माने जो अपरिमेय था। तो इस कंडीशन में देखें कि q और p को काटने वाला 2 गो आ गया, यानी कि 5 काट सकता है। तब 5 काट नहीं ना सकता। अगर 5 यहाँ काट दे रहा था अपरिमेय ना हो गया। बट हम लोग को मानना था कि 1 काटना चाहिए,
बट यहाँ 5 काट रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह परिमेय था। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक तथा उसी जैसा 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारा मान्यता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक है ना, एक के अलावे कोई अन्य नहीं है। एक के अलावा कोई अन्य मतलब सिर्फ एक है तो मतलब कोई और नहीं ना है, कोई अन्य नहीं है। हम लोग का मानना था कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, सिर्फ एकमात्र एक होगा, बट उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि P और Q का 5 है, कोई और है, एक मतलब हमारा मान्यता गलत है ना। तो ये देखा जाए तो एक दूसरे को क्या करा, विरोधाभासी। तो लिखेंगे के विरोधाभासी है, के क्या है, विरोधाभासी है, के विरोधाभासी है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः हमारा मानना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या गलत है, एक परिमेय संख्या गलत है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा 1/√5 एक आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से आपका डैट मीन्स ये आपका हो गया प्रूव्ड। बोलो समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट्स जरूर करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपका चौथा में क्या रखा है, देखिए, सिद्ध करे कि नीचे दी गई परिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं है। मतलब अपरिमेय सिद्ध करे कह रहा, परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय ना। तो पहला 6 के पावर 1/3, फिर 3√3 है। चले तो चलो 4 का भी देख ही लेते हैं, ठीक है। देखो तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, फिर उसी तरह से सॉल्यूशन, उसके बाद लिखिएगा जो आपको इसको सिद्ध करना है ना, तो फिर लिखिएगा उसी तरह से यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि ठीक है ना, 6 के पावर 1/3, 6 के पावर 1/3। तो देखिए 6 के पावर 1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी। देखिए तो यहाँ पर आपको इसको लिखिएगा 6 और यहाँ पर आप 3 डाल सकते हैं। इसका मतलब होता है 6 के पावर 1/3। देखिए अगर यहाँ पर लिखा है √6 और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 छिपा हुआ, और ऐसा आप लिख सकते हैं 6 के पावर 1/2। बट यहाँ 3 अगर आपको लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है 6 के पावर 1/3। तो 6 के पावर 1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पर अगर 3 आपको तो आपको घन करना पड़ता है, और यहाँ कुछ नहीं तो 2 लिखा हुआ है, मतलब स्क्वायर करना पड़ता है, समझे। तो ऊपर में स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर घन करना पड़ेगा बनाते समय, मैं भी करके बता दे रहा हूँ। तो यदि संभव हो तो माना कि इतना, या फिर इसी की जगह आप कितना लिख सकते हैं जी, या फिर लिख सकते हैं रूट, ठीक है ना, 6 और यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। चलिए तो यदि संभव हो तो माना कि 6 के पावर 1/3 या फिर √6 और यहाँ पर 3 का ऐसा संख्या है, एक आपकी परिमेय संख्या है, जहाँ कि हमको यह परिमेय सिद्ध करना है। लेकिन मान लेते हैं जबरदस्ती, फिर वही रिजल्ट मिलेगा, खराब बात, तो गलत हो जाएगा हम लोग का मानना। एक परिमेय संख्या है, और जब ये एक परिमेय संख्या है जी, तब हम परिमेय संख्या के परिभाषा से लिख सकते हैं। तब परिमेय संख्या के परिभाषा से हम लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको P/Q के बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे
ठीक है ना, 6 और यहाँ 3 बराबर क्या लिखेंगे, P बट्टा Q। फिर जहाँ करके ये तो लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है जी आपका, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है, कैसी कितनी पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, और ठीक है ना, और क्या लिखिएगा आपको कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है जी, क्या लिखिएगा, अभाज्य संख्या, क्या लिखिएगा जैसे हम इधर बताए थे नहीं, और P तथा Q और लिखिएगा और लिखिएगा जैसे यहाँ पे लिखे थे ना आपका, देखिए यहाँ पे आपको लिखा के बताए थे, देखिए लिखे थे ना, तथा क्या है, सा अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर वही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा दोबारा भी, ठीक है ना। तो लिखेंगे और क्या है, क्या है वो, और सा अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, सा अभाज्य संख्या है, सा अभाज्य संख्या है। सा अभाज्य संख्या का मतलब समझ में आता है, सा अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि P तथा Q का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, यानी कि P तथा Q का, ठीक है ना, एकमात्र ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ये आपका होता है सा अभाज्य का मतलब कि इसका P और Q का काटने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। इस P और Q को कोई दूसरा विभाजित कर ही नहीं सकता एक के सिवा, अगर परिमेय संख्या है तब, सा अभाज्य संख्या है तब, ठीक है ना। बट हम जब इसे सिद्ध करने लगते हैं तो P और Q को काटने वाला कोई और आ जाता है एक के, और जब काटने एक कोई और आ जाए, इसका कहने का मतलब है कि यह परिमेय संख्या होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर ये परिमेय संख्या होता तो एक होता ना, तो अपरिमेय हुआ तब ना P और Q को काटने वाला कोई और आ जाता एक के अलावे, तो इसलिए तो साबित हो जाता है। बस छोटा सा फंडा समझना है आपको, बाकी तो सब लिखना है कहानी के जैसे। तो फिर इसी तरह से तिरछा आपको गुना करने की ज़रूरत है, तो गुना करिएगा तो यहाँ पर 3 लिखिएगा, और यहाँ पर आपको 6 लिखने की ज़रूरत है, और यहाँ पर लिखिएगा Q, बराबर में लिखिएगा P। अब दोनों तरफ क्या करिएगा पता आपको, दोनों तरफ को घन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 छुपा हुआ है। तो लिखिएगा कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, थोड़ा मैं पेज को आगे कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलिए लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो 6 है खाली बचेगा, और घन से तो ये कट जाएगा Q, तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, यहाँ पर Q के Q हो जाएगा, और इधर हो जाएगा PQ हो जाएगा, समझे, इस तरह से हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको देखा जाए तो आपको यहाँ पर लिखिएगा इसी तरह से, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो 6 जो होगा वो क्या होगा, PQ को विभाजित करेगा, PQ को क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी कि अगर स्क्वायर है या फिर आपको यहाँ पर पावर में कितनों आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो 6 आपको विभाजित करेगा ही तो करेगा, क्या करता है, विभाजित करता है। तो अगर 6 PQ को विभाजित करेगा तो P स्क्वायर को भी करेगा, और जब P स्क्वायर को करेगा तो खाली P को भी करेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6 जो है वो P को भी क्या करता है, विभाजित करता है। बड़ा सिंपल फंडा है, जब ये PQ को करेगा तो P स्क्वायर को ऑफकोर्स करेगा ही करेगा, और जब P स्क्वायर को करेगा तो P को भी करेगा ना, को क्या करता है, विभाजित करता है, समझे। तो इसको लिखना पड़ेगा समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः माना कि, क्या लिखेंगे, पुनः माना की, पुनः माना की, तो पुनः मानिएगा तो पुनः माना की लिखिएगा, तो फिर लिखिएगा डायरेक्ट P बराबर 6 के लिखिएगा, जहाँ के एक क्या है, एक पूर्णांक है। दाम एक ही चीज़ की जैसा आपको बता रहा हूँ, 3 को क्वेश्चन सोल्यूशन किया हूँ और पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा आधा घंटा में, ठीक है ना। देखो टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है आपके अभी इस जीवन में, अभी आपको जब 10th में तो कि आपको कितना लग रहा, बस आप समझ जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझे। आधा घंटा तो आप खेल के ऐसे ही गुजार देते होंगे, लेकिन अगर इस आधा घंटा में आपको ये सीखने को मिल जाता है तो ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ के क्या है, पूर्णांक है, तो इसको ध्यान से खाली समझिए आप, ज़्यादा आपके फायदा होगा। फिर क्या लिखिएगा, फिर दोनों तरफ क्या करिएगा, घन करिएगा, तो फिर लिखिएगा दोनों तरफ, क्या लिखिएगा, दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर क्या मिलेगा, तो करके देख लो। दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P का Q, और यहाँ हो जाएगा 6 छक 36, होगा कि नहीं। और फिर 6 छक 36 करिएगा, फिर उसको 36 को 6 से, यानी कि 200 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा कि नहीं, 216 के Q आ जाएगा,
इस तरह से आपका आ जाएगा। आप बताइए पी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 6 के क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर ही, देखो बराबर है ना, यहाँ पर ही देखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा पी क्यू की जगह 6 क्यू के 6 क्यू लिखिएगा, मतलब घन, और यहाँ पर लिखिएगा 216 के क्यू। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 36 बार में, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 36 के क्यू बराबर क्यू के घन, ये लिखिएगा। अब बताइए ये जो 36 जो होगा वो क्यू के घन को विभाजित करेगा, और 36 में क्या छुपा हुआ है, 6 छुपा हुआ है। तो जब 36 इसको काट सकता है तो 6 भी इसको काट सकता है ना, क्योंकि 36 जो है वो 6 का ही ना स्क्वायर है जी, है बोलो, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको सिंपल, यहाँ पर फंडा आपको ये समझना है कि यहाँ जो जब 36 जो है, यहाँ पर ऐसे लिखिए 36 क्यू घन को क्या करता है, विभाजित करता है। चलिए आपको ये बताता हूँ मैं, विभाजित करता है। तो थोड़ा सा आपको ये भी लिखना है कि 6 भी क्या करेगा, क्यू के घन को भी विभाजित करेगा। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो 36 था वो 6 का ही क्या है, स्क्वायर है। तो 6 को जब 36 काट दे रहा तो 6 नहीं काटेगा इसको जी, ऑफकोर्स। अब ये लिखिएगा 6 जो है वो क्यू को भी विभाजित करता है, किसको, क्यू को भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। 6 क्यू को भी क्या करता है, विभाजित करता है, यानी कि समीकरण इसको 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, 6 जो है पी को काट दे रहा और 6 जो है क्यू को भी काट दे रहा है, यानी कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है। बट हमारा मानना था कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, यानी कि ये एक दूसरे में क्या हो गया, विरोधाभासी हो गया, मतलब गलत हो गया ना। तो जब गलत हो गया था, क्योंकि हम लोग का परिमेय संख्या माने थे ना जबरदस्ती, तो हमारा मानना भी गलत हो गया। जब हमारा मानना भी गलत हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ही क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, यह निष्कर्ष निकलता है कि यह निष्कर्ष ठीक है ना, यह निष्कर्ष निकलता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, जो कि हमारा मान्यता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे कोई अन्य नहीं है, मतलब एक ही है, कोई अन्य नहीं है। बट यहाँ पर है ना, P और Q का हम लोग का माना था कि P और Q का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, बट यहाँ तो 6 आ जा रहा, यानी कि क्या है, कि विरोधाभासी है, कि विरोधाभासी करता है, यानी कि विरोधाभासी है। और जब ये विरोधाभासी है तो हम लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना क्या मानना था कि 6 के पावर 1/3 एक परिमेय संख्या गलत है। एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या गलत है। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए लिखिएगा 6 के पावर 1/3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लिखिएगा अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड आपका हो गया इस तरह से। बोलो समझ में आया। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला आपका कितना है, तो अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगला आपका 2 में क्या है, 2 में आपका है 3√3 आपका हो। तो इसको कैसे करिएगा, तो ये आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी करते हैं, तो चलो दूसरा के देख लेते हैं। तो दूसरा में आपका क्या दे रखा है जी, तो दूसरा में आपका दे रखा है 3√3 को सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या ना। तो इसको सोल्यूशन लिखिएगा, तो सोल्यूशन भी वही लिखिएगा, यदि संभव हो तो
संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि p तथा, सॉरी, यदि संभव हो तो माना कि 3√3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या जी? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, तब लिखिएगा परिमेय, तब लिखिएगा परिमेय, ठीक है ना, संख्या के, परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से हम लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए इतना देरी में आपको बताऊं तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? 3√3 को लिख सकते हैं p/q के बराबर। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करके लिखते हैं? जहाँ। क्या करके लिखते हैं जी? जहाँ। क्या करके लिखते हैं? जहाँ। लिखते हैं जहाँ p तथा q क्या है? p तथा q, ठीक है ना, दो पूर्णांक है। दो क्या है? पूर्णांक, दो पूर्णांक है। और ये भी लिखते हैं कि Q0 = 0। बस इसमें इतना ही लिखिएगा तो आपका चलेगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस P तथा Q दो पूर्णांक है और Q0 = 0, इतना ही लिखिएगा तो चलेगा। उसमें स्पेशल खाली √3 या 1/√5 या √2 रहे तो उसमें लिखना जरूरी होता है कि सभाज्य है और P तथा Q का एकमात्र भाज्य गुणनखंड 1 है, वहाँ लिखना जरूरी होता है। बट यहाँ पर उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी 3 को इधर भेज के करते हैं। देखो करते हैं, अलग तरीका होता है, थोड़ा शॉर्ट है ये। तो इसको आप क्या करिएगा, ये जो 3 है जी, इसको 3 है तो यहाँ गुना में, इधर जाएगा तो भागा में। तो यहाँ पर लिखिएगा तो √3 बराबर कोची हो जाएगा? p/3q हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर लिखते जाइएगा, चूंकि p तथा q क्या है, चूंकि p तथा, यहाँ पर लिखते जाइए, चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है। ये लिखते जाइएगा, एक नहीं दो पूर्णांक है ना, दो पूर्णांक है। ये आप लिखते जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। पूर्णांक, और पूर्णांक संख्या हमेशा क्या होता है जी? पूर्णांक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होता है, पता ही होगा आपको। तो बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखने की ये ज़रूरत है कि लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम बट थोड़ा सा लिखना, चूँकि हम जानते हैं कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तथा p और q क्या है? p और q दो पूर्णांक है ना, दो पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक है, देखिएगा, दो पूर्णांक है। और इसको समीकरण आप मान लीजिए सपोर्टेड 1, क्या मान लीजिए? 1। इसको थोड़ा सा 1 मान लीजिए। लिखेंगे हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या तथा p तथा q दो पूर्णांक है, ठीक है ना। और समीकरण इस प्रकार लिखिए, तो इस प्रकार समीकरण एक की दाईं ओर, एक की दायां ओर, दायां पक्ष या फिर दाईं ओर, दायां पक्ष में कौन है जी? ये वाला नहीं है जी। जब p/q क्या है? p और q क्या? पूर्णांक। तो 3 भी पूर्णांक होगा तो p/3q भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? तो यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण 1 की दाईं पक्ष में, दायां पक्ष में, ठीक है ना, क्या लिखिएगा? p तथा 3q भी क्या है? पूर्णांक है। ये भी क्या? पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है और बाईं ओर तो ये पूर्णांक है, तो थोड़ा सा लिखिएगा, तो p तथा 3q भी एक पूर्णांक है, ठीक है ना। इस जो एक क्या होगा? जो एक परिमेय संख्या है, जो एक कैसी संख्या है? जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, लिखिए, ठीक है। और बाईं पक्ष में, और बायां पक्ष में, बायां पक्ष कौन है जी? और बायां पक्ष में कितना? √3 है। √3 है जो क्या है? जो एक अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय
संख्या है। जो क्या अपरिमेय संख्या है। तो जो एक अपरिमेय संख्या है तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी दोनों बराबर हो सकता है? नहीं। अपरिमेय संख्या यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है तो लिखिएगा यह संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है अतः ठीक है ना, 3√3 ठीक है ना। लिखिएगा अतः हमारा मानना ना, लिखिएगा अतः हमारा मान्यता है कि 3√3 एक परिमेय संख्या गलत है। एक परिमेय संख्या गलत है। तो इसीलिए आपको क्या हो जाएगा, 3√3 एक अपरिमेय हो जाएगा। एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। बोलो समझ में आया? बस सिंपल इसमें फंडा था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज करना था बस। हमने क्या किया ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या ही जानते हैं और 3 को उधर भेज दिए। तो p और q पूर्णांक था तो 3 भी पूर्णांक था। तो p/3 जब परिमेय संख्या हो गया तो p/3 q भी एक परिमेय संख्या हो गया और यह परिमेय संख्या हो गया। तो समीकरण के हमारा दाएं पक्ष में परिमेय और बाएं पक्ष में अपरिमेय जो कि बराबर नहीं हो सकता, यानी कि यह असंभव है। यानी कि ये संभव नहीं है तो ये संभव नहीं है। इसका कहने मतलब हमारा मानना गलत है और हमारा मानना गलत है इसलिए वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका एक और बचा, ठीक है ना, 3 में बचा 5√3। तो 5√3 इसी के जैसा बनेगा जी, एकदम सेम टू सेम बचेगा। खाली वहाँ पर क्यू के बटा जाएगा, क्यू बचेगा 5 चल जाएगा। तो सब चीज़ वही लिख देना है, एकदम आराम है। तो इसको बना के कमेंट करोगे सर मैंने बना लिया, ठीक है ना। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ, क्या कहता है आपका, ठीक है ना। तो 5 में देख लेते हैं। चलिए देखिए 5 में आपका कहता है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आपका पहला 6 + √2 इसको सिद्ध करना आपका परिमेय संख्या। तो सिंपल ही उसी तरह बनावेंगे और मानेंगे भी। यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि। तो लिखेंगे यदि, ठीक है ना, संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 6 + √2 एक क्या है, एक आपका परिमेय संख्या। संभव तो मान लिए एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तब लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से। क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से। लिखेंगे तब परिमेय संख्या के परिभाषा से। क्या लिखेंगे? परिभाषा से, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं, परिभाषा से हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपका हो जाएगा 6 + √2 = p/q। और यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ p तथा q दो क्या है, पूर्णांक है। दो क्या है, पूर्णांक है। और क्या लिख दीजिएगा, q0 = 0। ये आपको लिखने की जरूरत है। क्लियर? फिर इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। और का यहाँ 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर कुछ हो जाएगा जी। तो p/q माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो ये वाला हो जाएगा कि नहीं? इतना आपका हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर ही, बस सिंपल सी फंडा ये आपका यहाँ पर ही कि यहाँ पर थोड़ा सा ना बत्ती कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एलसीएम ले लीजिए। तो थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिएगा तो √2 बराबर कुछ हो जाएगा जी। तो आपका हो जाएगा p - 6q बटा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कि नहीं? तो ये आपका हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब समीकरण 1 मान लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है चूंकि, थोड़ा सा लिखना है यहाँ पर ही चूंकि p तथा q क्या है, पहले बताओ। p तथा q क्या है, पूर्णांक है। दो पूर्णांक है कि नहीं, p तथा q पूर्णांक है। तो इसलिए लिखिएगा ना, इसलिए लिखिएगा p - 6q, ठीक है ना। p - 6q और ये q क्या हो गए, भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। देखिए अगर आपको p और q जब पूर्णांक है और 6 को तो पूर्णांक कहवे कहेंगे, पूर्णांक संख्या।
तो जब पूर्णांक में जोड़ कर गुणा कर कर कुछ भी करिएगा तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। अगर आप किसी पूर्णांक संख्या में पूर्णांक से गुणा करते हैं, चाहे जोड़ते हैं, चाहे भागा करते हैं, चाहे घटाते हैं, तो हमेशा पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ पर p माइनस 6q और ये q पूरा क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इसे लिखिएगा फिर समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दाएं पक्ष में समीकरण 1 के दाएं पक्ष में कितना है, p माइनस 6q बटा q, यही ना है जी। दाएं पक्ष में ये है, जो दाएं पक्ष में इतना क्या है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। किंतु लेकिन या किंतु ठीक है ना, किंतु इसके ठीक है ना बाएं पक्ष में, किंतु इसके बाएं पक्ष में √2 है ना बाएं पक्ष में जी, ये बाएं पक्ष √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो बराबर नहीं हो सकता है, जो बराबर नहीं हो सकता ना, जो क्या नहीं हो सकता है, जो बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि ये क्या की विरोधाभासी है, जो बराबर नहीं हो सकता है, जो बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, जो बराबर नहीं हो सकता है, जो बराबर नहीं हो सकता, पूरा बढ़िया सबको लिख दे रहा हूँ, जो बराबर नहीं हो सकता है, यानी के विरोधाभासी है। के क्या है, विरोधाभासी यानी असंभव है। के विरोधा क्या है, भासी है, के विरोधाभासी है, ठीक है ना। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना, यह हमारा मान्यता, अतः हमारा मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या गलत है। एक परिमेय संख्या क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो इसीलिए आपको बताना होगा कि 6 + जो √2 होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। एक कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। बोलो क्लियर, दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला आपका क्या कहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कहता है कि 5 - √3 है। तो जब 5 - √3 है जी, तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करे कह रहा है। तो क्या इसके जैसा नहीं है, बस यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया है। तो अब इसको उधर भेज दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये वाला -√3 और ये प्लस में है, तो ये प्लस को उधर भेजिएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो -√3 इधर हो जाएगा बाईं तरफ और 5 उधर चल जाएगा, p/q -5। तो दाएं तरफ हो जाएगा पूर्णांक यानी कि परिमेय संख्या, और बाईं तरफ -√3 हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जो बराबर नहीं हो सकता है। अतः क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा, सेम टू सेम, बट ये खाली माइनस रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। इसको आप सिद्ध करके साबित करके कमेंट करोगे सर हमने हो गया। ठीक है, ठीक है। और तीसरा के देखिए, तीसरा के भी एकदम आसान है, पहला के जैसा। चौथा के भी आसान है, बहुत ही आसान। पांचवा के देखिए, पांचवा में देख रहे हैं कि दोनों में रूट है। दोनों में क्या, ये भी रूट है और ये भी रूट है कि नहीं। तो जब ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा। तो इसीलिए मैं ये वाला मैं बना देता हूँ। तो जब मैं ये वाला मैं बना दूंगा तो आपको ये वाला भी अपने आप बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों रूट वाला है। और आपको एगो ये बच रहा है, ये वाला। तो जब आपको ये वाला बच रहा है तो इसमें देखिएगा तो 3 + 5 √2। तो ये वाला जो है ना आपका इसी के जैसा, आपका पहला दूसरा तीसरा के जैसा। कैसे, तो लिखिएगा 3। देखिए हम इसका भी बना देते हैं आपको और इसका एगो बना देते हैं, बाकी क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, अगर समझ गए हो तो ठीक है, वरना कमेंट करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देखते हैं ये वाला, देखते हैं 5 का। तो लिखेंगे यहाँ पर ये क्या, √3 - √2 में वही चीज लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √3 - √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है जी, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से हम लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3
3 माइनस रूट पी बराबर पी बटा क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, √2 बराबर पी बटा क्यू। जहाँ जहाँ लिखिएगा पी तथा क्यू दो क्या है जी, दो पूर्णांक है, दो क्या है, पूर्णांक है। और लिख दीजिएगा क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये आपको इतना लिखनी जरूरत है। अब बट यहाँ पर आप देखिएगा ना कि दोनों रूट में है, तो जब दोनों रूट में तो यहाँ पर आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ लिखिएगा वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब वर्ग करिएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, बोलो, और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान में देने की, इसको अब तोड़िएगा तो √3 का कितना हो जाएगा, 3, बोलो होगा। और प्लस में होता है, प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर कितना, 2 माइनस 2ab, तो 2a दोनों गुना हो जाएगा ना, तो अंदर में तो कितना हो जाएगा, √6 बराबर में हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सोल्यूशन करने की जरूरत है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2√6 बराबर, ये दोनों जुड़ के कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 5, 3 और 2 5, और उधर चल जाएगा तो घट जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस लिखिएगा 5। अब ये -2 है, तो -2 को उधर भेज दीजिएगा, गुना में तो उधर चल जाएगा तो भागा में, यानी कि √6 इक्वल टू हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, और बटा में ये वाला नीचे चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2 क्यू स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा सा आपको लिखने की जरूरत है, लिखिएगा चूंकि पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक है, पी तथा क्यू पूर्णांक है, क्या जी, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर तथा माइनस में 2q स्क्वायर भी कुछ ही होंगे, पूर्णांक है, पूर्णांक होंगे, क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और इसको आपको मानना है समीकरण 1। तो लिखिएगा आपको कि समीकरण 1 में, लिखिएगा समीकरण 1 में दाएं पक्ष में, समीकरण 1 में दाएं पक्ष में क्या है, जब ये सब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। दाएं पक्ष में पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बटा माइनस 2q स्क्वायर क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और इसके बाएं पक्ष में, और इसके बाएं पक्ष में बताइए √6 क्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि बराबर नहीं हो सकता, यानी कि इधर परिमेय इधर अपरिमेय, तो बराबर नहीं हो सकता, जो बराबर नहीं हो सकता, यह संभव है, जो बराबर नहीं हो सकता है, जो बराबर नहीं हो सकता है, जो बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब के क्या है, विरोधाभासी है, के विरोधाभासी है, के क्या है, विरोधाभासी है। यानी कहने का मतलब आपको लिखना पड़ेगा अतः हमारा मानना कि कितना था कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या गलत है, एक परिमेय संख्या गलत है। यानी कि इसे लिख दीजिएगा √3 माइनस √2 एक क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपका ये हो गया प्रूव्ड, बोलो समझ में आया। तो इस तरह से आपका बच्चा, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन आओ जो आपको बनाकर हमें कमेंट करनी है। आप देख लीजिए, बड़ा सब आसान है बच्चों, कमेंट जरूर करो, इतना मेहनत की आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। अब एगो ये 7 का आपको थोड़ा कुछ अलग लग रहा है, 3 + 5 √2, तो मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, इसको कमेंट करके हमको बताना, ठीक है ना। मैं इसको शॉर्ट में, देखिए यहाँ पर आपका कर रखा है 7 में, आपका कर रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि 3 प्लस में, ठीक है ना, 5 √2 है। तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, पूरा मान लीजिएगा, यदि संभव हो तो माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या, तब परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं। तो इसको पूरा मानने वाला लिख दीजिएगा। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 3 + 5 √2 बराबर लिखिएगा p/q। तो बाकी के सबको उधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
पी बट्टा क्यू माइनस में भी तो 3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और पूरा ऐसे नीचे से बताते हैं, नीचे देखिए, नीचे देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 5√3 5√2 और उधर जाएगा तो पी बट्टा क्यू माइनस कितना हो जाएगा 3। अब बताइए 5 को भी उधर भेजना पड़ेगा ना, तो 5 को उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा P-3Q बट्टा एलसीएम ले लिए और 5Q हो जाएगा। तो लिखिएगा चूंकि PQ क्या है मेरा पूर्णांक है, तो P-3Q और 5Q भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो फिर दाईं तरफ ये क्या हो गया, परिमेय, ये क्या हो गया, परिमेय, जो कि बराबर नहीं हो सकता, अर्थात के विरोधाभासी है, अतः हमारा मानना गलत हो जाएगा। और इसलिए तरह से ये भी क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो तो इस तरह से मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझाया और सॉल्यूशन कर आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।